तो चलिए बच्चों, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब, इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी the property of a body by virtue of which the body regain their original length, original shape or original volume after removing deforming force is called elasticity. The property of a body by virtue of which the body regain their original length, original shape or original volume after removing deforming force is called elasticity. What is deforming force? Force which is deform the body, which change the length of a body or shape of the body or volume of the body is called deforming force. For example, मान लीजिए यहाँ पर वायर है और इस वायर के एक एंड फिक्स है और आपने यहाँ से ऐसा फोर्स लगा दिया तो ये वायर की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि मान लीजिए सपोज ये इस तरीके से क्यूब है और यहाँ पर बेस है, जैसे कार्टून बॉक्स होता है ना बच्चों वैसे, और आपने यहाँ पर फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल फोर्स और बेस जो है वो फेविकॉल से चिपका दिया है, तो ये बॉक्स तिरछा हो जाएगा ऐसा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। या फिर आपने मान लीजिए कोई बॉडी है या बैलून है, उसको आपने दबा दिया या खींच दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जितने फोर्स लगाए ना आपने इस पर और उस पर बैलून पर, ये सारे फोर्सेस को आप बोलोगे deforming force, the force which deform the body, जिनकी वजह से लेंथ चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यदि आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। यहां पर आपने ऐसा फोर्स लगाया तो शेप चेंज हो गया, बैलून को पकड़कर खींचा है, दबाया, वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन यदि फोर्स को हटा दिया और यदि बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर रही है या ओरिजिनल शेप रीगेन कर रही है या ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन कर रही है, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से रीगेन करती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जिन बॉडीज में ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज। सारी मेटल्स जो हैं जनरली इलास्टिक हैं। रबर बैंड को भी आप खींचते हो और कम फोर्स यदि लगाओ तो लेंथ चेंज होती है, फोर्स को हटा लो तो वापस वो ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेता, मतलब वो रबर भी क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। तो ऐसी सारी बॉडीज जिन पर आप फोर्स अप्लाई करें, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, डिफॉर्म हो जाए उससे बॉडी, लेकिन जब आप उस फोर्स को हटा लें और यदि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन कर लेता है, तो जिन बॉडीज में ऐसा होगा उनको हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडीज,
और जिस प्रॉपर्टी की वजह से होगा उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया व्हाट इज इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी रिगेन देयर ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल वॉल्यूम after removing deforming force is called elastic bodies, elasticity. And the bodies in which this property possesses is called elastic bodies. और जिन बॉडीज में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब जिनमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से यदि लेंथ चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो जो भी चेंज हुआ वो परमानेंट हो गया, वो ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल शेप को या ओरिजिनल वॉल्यूम को रिगेन नहीं कर पा रही है। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं बच्चों प्लास्टिक बॉडीज, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब यदि आप लोग सोचे कि जो आपकी प्लास्टिक चेयर है या पेन, आप वो भर नहीं है प्लास्टिक, गलत है आपको सोचना, वो प्लास्टिसिन है। जो सोप है या वेट क्ले, गीली मिट्टी, या प्लास्टिसिन या वैक्स, ये सब प्लास्टिक बॉडीज हैं। सोप को भी आप पकड़कर खींच देंगे तो जो भी चेंज होगा उसमें वो परमानेंट हो जाता है। आप फोर्स हटा लोगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप नहीं रिगेन कर पाता है। वैक्स में भी यही होगा, वेट क्ले में भी यही होगा, और प्लास्टिसिन में भी यही होगा। वो प्लास्टिसिन जो है उसको अपन लोग बोलने लगते हैं प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिक बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये सब प्लास्टिक है। तो ऐसी सब बॉडी जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और बॉडी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अच्छा, ये जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक, अभी अपने को तो वही पढ़ना है अपने सिलेबस में। अभी इलास्टिसिटी है तो अपन को वही पढ़ना है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता होगा, ओरिजिनल लेंथ क्यों रिगेन करता होगा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्यों होती होगी। तो होता ही है बच्चों कि जो बॉडी होती है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और उतने डिस्टेंस पर जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स 0 होता है, ना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और ना रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन जैसे ही आप मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से ज्यादा कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है या इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स। और यदि आप कंप्रेस करते, दबाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से कम होने लगता है। और कभी भी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से कम हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने लगता है रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है, इसकी वजह से एक्चुअली में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। यदि मैं बोलूं आपको सिंपल, इमेजिन करो स्पंज,
जिसको आप दबाते हो तो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा स्पंज में नहीं, सारे इलास्टिक बॉडीज में होते हैं और वो एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, आर नॉट। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जब इतने डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनके बीच में ना तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता और ना ही रिपल्सिव। लेकिन जैसे ही आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है आर नॉट से, व्हाट इज आर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इट इज ग्रेटर देन आर नॉट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से ज्यादा। कब होगा? जब आप पकड़कर ऐसा खींचोगे, ऐसा खींचोगे, यही मॉलिक्यूल यहां जाएगा, यहां जाएगा। जैसे ही ये डिस्टेंस आर नॉट से ज्यादा होता है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बाय नेचर एट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होने लगता है। इसलिए जैसे आप ये फोर्स को हटाते हो तो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल डिस्टेंस को, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को रीगेन करते हैं। इसी तरीके से जिसको दबाते हो, कंप्रेस करोगे, ऐसा ये दबाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स थे जिस डिस्टेंस पर थे आर नॉट, उससे कम हो जाएगा, क्लोज आ जाएंगे। और जब इनके बीच का डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से कम होता है तो इनके बीच में लगता है रिपल्सिव फोर्स। जब ये आर की वैल्यू लेस हो जाती है आर नॉट से तो इनके बीच में लगने लगता है रिपल्सिव फोर्स। इसलिए जब जैसे ये फोर्स हटाओगे तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो वापस अपना ओरिजिनल डिस्टेंस को रीगेन करेंगे, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कह रहे हैं। ये रीजन है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो रीजन है एक्चुअली में इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी क्यों होती है उसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यदि what is our distance between molecules and what is our not intermolecular distance? And if distance between the molecules that is greater than r naught, यदि r की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, और r की वैल्यू यदि कम कर दोगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से तो उनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये रीजन है इलास्टिसिटी का, और ऐसा प्लास्टिक बॉडीज में नहीं होता है। तो इसलिए वो प्लास्टिक बॉडीज होती हैं और वहां पर परमानेंट चेंज हो जाता है। एक और टाइप होता है बॉडी का जिसको अपन बोलते हैं, या प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, और ऐसी बॉडीज को बोलते हैं ब्रिटल, जिनमें आप फोर्स लगाएं और बॉडी पीसेस में ब्रेक हो जाती है। ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्रिटल बॉडीज, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ग्लास जो है एग्जाम्पल है, ड्राई क्ले भी इसका एग्जाम्पल है। आपने फोर्स लगाया, पता चला पीसेस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया, एक तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज, ब्रिटल बॉडीज। नेक्स्ट एक्चुअली में मैं आपको जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जहां तक, जिस लिमिट तक बॉडी में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है। मतलब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे
बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद बॉडी उसको रीगेन कर लेगी, ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर ली, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन इससे ज्यादा फोर्स आपने लगाया और बॉडी इलास्टिक बॉडी से क्या बन जाएगी, प्लास्टिक बन जाएगी। मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे। तो जो भी वो फोर्स की वैल्यू है, लिमिट है, जिसके बाद बॉडी इलास्टिक से प्लास्टिक हो गई, फोर्स की उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्योंकि उस फोर्स के बाद जो बॉडी थी उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यदि यहां पर एक एग्जांपल दिया था आपको, ये वायर का, और यहां पर आपने वेट लटकाया हुआ, सपोज हाफ केजी। इस हाफ केजी वेट की वजह से इस वायर की लेंथ मान लीजिए 1 mm इंक्रीज हो गई है। आपने थोड़ी देर के बाद में वेट को हटा लिया, इसको ओरिजिनल लेंथ को मेजर करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, सेल्स एपरेटस वगैरह बोलते हैं। उससे जब आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम लगता है, पर ये वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगा। जो 1 mm चेंज हो गया था वो वापस कम हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट 1 kg सस्पेंड कर दिया तो पता चला 1.7 mm लेंथ इंक्रीज हो गई है, कुछ लेंथ इंक्रीज हो गई है और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आपने लोड को हटा दिया, फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेना। मान लीजिए 5 मीटर लॉन्ग वायर था, वापस 5 मीटर हो गया। इस तरीके से ग्रेजुअली आप वेट जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। नो डाउट ज्यादा वेट इंक्रीज होने से ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन जब आप वेट हटा लेते हैं तो कुछ देर के बाद वापस वो 5 मीटर का हो जाता है, वापस ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर लेता है। और ऐसा फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 4 kg तक चल रही है। आप हाफ kg करके वेट इंक्रीज करते जा रहे हैं और ऐसा देख रहे हैं कि लेंथ में चेंज हो रहा है, लेकिन जब वेट को हटा लेते हैं तो वापस ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेता है। लेकिन 4 kg के बाद आपने देखा, ये सब प्रोसेस कहां तक चल रही थी, 4 kg तक, और 4 kg के बाद आपने देखा कि हमने जैसे ही वेट इंक्रीज किया तो जो भी चेंज हुआ वायर में वो परमानेंट हो गया। हमने वेट को हटा दिया तो भी वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन नहीं कर पा रहा है। जो भी उसमें चेंजेस हो गए वो परमानेंट हो गए। तो वो जो 4 kg वेट था, वेट फोर्स, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो बच्चों इलास्टिक लिमिट का मतलब है फोर्स। मतलब आपको समझना चाहिए, जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बियॉन्ड विच द बॉडी loses its property of elasticity is called limit of elasticity, is called limit of elasticity or elastic limit. अच्छा, अब जब यदि मैंने ये डिस्कस आपसे कर दिया है तो इसके बाद में बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूं स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक में जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक है स्ट्रेन।
strain, STRAIN, strain। अभी मैं स्ट्रेन के टाइप भी बताने वाला हूं। जैसे एक बताऊंगा मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में बताऊंगा आपको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बच्चों में बताऊंगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे वायर है 5 मीटर लॉन्ग वायर है, आपने उसमें वेट सस्पेंड किया, उसकी लेंथ 1 mm इंक्रीज हो गई है, तो 1 mm अपॉन 5 मीटर, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ऐसे ही मैं आगे बताने वाला हूं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो मैं बोलूंगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या इसी को बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ऑफ इट्स पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। भाई आपकी लेंथ l थी, उसमें चेंज कितना हुआ? 5 मीटर में कितना चेंज हुआ? 1 mm। l लेंथ में स्मॉल है, यदि यूनिट लेंथ होती तो कितना चेंज होता? स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ये यूनिट लेंथ पर यूनिट डायमेंशन, इसमें जो चेंज होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसलिए स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन यदि अपन बोलेंगे तो यही बोलेंगे, चेंज इन द डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर्मूला ये लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन देना होगी तो अपन बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ऑफ इट्स पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब यदि बच्चों में बोलूंगा आपसे बताओ मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप बोलोगे n0 l0 t0, क्योंकि जो प्योर रेशियो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। भाई ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ किसमें मेजर करोगे? वायर है उसकी ओरिजिनल लेंथ है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, फोर्स लगाने से मान लीजिए लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 5 माइनस 2 3 थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? 3 सेंटीमीटर। और ओरिजिनल डायमेंशन को क्या बोलोगे? 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्योर रेशियो होते हैं वो हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए स्ट्रेन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा उसकी यूनिट भी नहीं होगी, तो ये कैसी क्वांटिटी है? साथ में यूनिट लेस, यूनिट नो यूनिट, यूनिट लेस। ये बच्चों था स्ट्रेन। नेक्स्ट मुझे बताना है आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन केवल सॉलिड में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
इसको आप बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ इट्स पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ जो है वो सॉलिड के पास रहेगी ना, वायर के पास, लिक्विड के पास तो होगी नहीं, गैस के पास होगी नहीं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन केवल किसमें होती है, सॉलिड्स में। जो कहानी इसके लिए सही थी वही यही होगी, डायमेंशनलेस भी होगी और यूनिटलेस भी। इसी से रिलेटेड एक स्ट्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ के डायरेक्शन में और लेटरल का मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर। जैसे ये वायर है, जब मैं ये पोर्शन पढ़ाता हूँ बच्चों तो मुझे थोड़ा सा मेरे को जब ये पोर्शन पढ़ाता हूँ तो एक याद आ जाती है, पता नहीं क्यों मैं जिक्र करता हूँ। कभी ऐसा हुआ था किसी स्टूडेंट के साथ में, मैंने ये डायग्राम बनाया और हंसने लग गया। मैंने क्या हो गया तेरे को, तो बोलता है कि सर ये वायर कहाँ है सर, ये तो सिलेंडर दिख रहा है। अच्छा मैंने बोला तो अपनी आंखों में जूम लगाना यार, बड़ा करके बता रहा हूँ। एक्चुअली में पतला वायर, ये बहुत थिन वायर है, मैं क्या कर रहा हूँ उसको इनलार्ज करके बता रहा हूँ आपको, तो बड़ा दिखेगा ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कैसा दिखेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा इमेजिन करो। तो जैसे वायर में डायमीटर होता है वैसे इसमें भी होगा। यदि आप यहाँ पर वेट सस्पेंड कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और इसके पास में लेंथ है L, और फोर्स ऐसा लगा रहे हैं लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ में चेंज होगा तो आप क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। लेकिन यदि लेंथ के परपेंडिकुलर सोचेंगे, लेंथ के परपेंडिकुलर क्या होता है, डायमीटर होता है। अब डायमीटर भी तो लेंथ की फॉर्म में, डायमीटर आपको मैं पूछूंगा तो आप 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो वो यूनिट सेंटीमीटर यूज कर रहे हो ना, तो लेंथ की यूनिट होती है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लेंथ में चेंज होता है पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेंथ के डायरेक्शन में यदि चेंज होगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, that is called longitudinal strain, and the change in length of its per unit length normal to applied force, that is called lateral strain। तो इसलिए यहाँ पर इसमें भी चेंज करोगे तो डायमीटर भी चेंज होगा, तो क्या बोलोगे, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। नो डाउट नेगेटिव हो सकता है भाई, फोर्स लगाओगे तो डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ये लैटरल स्ट्रेन हो गया। और इसी से रिलेटेड बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन रेशो, तो ये जो लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, the ratio of lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio. The ratio of lateral strain to longitudinal strain, this is called Poisson's ratio. ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से ही रिलेटेड है।
मैंने मेन टॉपिक दिया टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, उसका फर्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसी में ये सब कुछ। सेकंड जो आता है वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन होगा बच्चों चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। आपने बैलून है, बैलून के ऊपर फोर्स लगाया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम हालांकि तीनों के पास होता है, सॉलिड के पास भी, लिक्विड के पास भी, गैसेस के पास भी, इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेन तीनों में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। क्या बोलोगे वॉल्यूम स्ट्रेन को? द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी ऑफ इट्स पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। ये भी प्योर रेशियो हो गया बच्चों, प्योर रेशियो। तो इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, यूनिट नहीं होगी, तो यहां बात की है। थर्ड, ये किसमें होता है वॉल्यूम स्ट्रेन? तीनों में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। फिर शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। थर्ड, शेयरिंग स्ट्रेन, जब बॉडी शेयर हो जाती मतलब शेप में चेंज। जैसे ये कार्टून बॉक्स है, कार्टून बॉक्स समझते हो? तो कार्टून बॉक्स मतलब वो कार्टून वो नहीं जो तुम लोग देखते हो टीवी में, टॉम एंड जेरी, अरे वो पार्ले जी वाला बिस्किट जो है ना बॉक्स में आता है ना, ब्राउन कलर का एक कार्टून बॉक्स होता है, और उसका बॉक्स में बेस जो है वो फेविकॉल से चिपका दिया, फ्लोर बेस को। और आपने क्या किया बच्चों, यहां से ये टेंजेंशियल फोर्स लगा दे। टेंजेंशियल फोर्स मतलब एक सरफेस पे लगा दिया फोर्स, बेस को चिपका दिया, डब्बा तिरछा हो जाएगा, बॉक्स जो है थोड़ा शेयर हो जाएगा। ये जो ए बी है वो यहां आ जाएगा, ए डैश बी डैश पर, और ये जो सी डी है वो यहां आ जाएगा, सी डैश डी डैश पर। ऐसा हो जाएगा ये डब्बा, तिरछा हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा इसका। इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन को अपन किस एंगल से मेजर करते हैं? ये एंगल सपोज फाई, शेयरिंग स्ट्रेन को अपन फाई से डिनोट करते हैं। अब यदि अपन बोलते हैं एंगल फाई, तो आप बोलोगे आर्क इज ए डैश अपॉन रेडियस। रेडियस मतलब ये एंगल के लिए आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया एल। अब ये ए डैश को मान लीजिए आपने बोला डेल एक्स, तो इसलिए आप बोल सकते हो फाई इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एल। शेयरिंग स्ट्रेन को फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। व्हाट इज डेल एक्स? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल फेसेस। एक फेस यही है, एक फेस आगे की सकती है ना, तो दोनों फेस के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल एक्स। तो व्हाट इज डेल एक्स? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पैरेलल फेसेस। And what is capital L? Perpendicular distance
between parallel faces. So what is shearing strain? It is the ratio of relative displacement between two parallel faces to the perpendicular distance between the parallel faces is called shearing strain. लेकिन शेयरिंग स्ट्रेन को बच्चों रेडियंस में मेजर करते हैं, क्योंकि एंगल जो है एंगल में शो कर रहे हो आप, तो इसको अपन रेडियंस में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? रेडियंस में। इसको फाइव। अच्छा, ये शेप किसका चेंज होगा? लिक्विड का चेंज होगा क्या? क्या फर्क है सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में क्या डिफरेंस है? सॉलिड जो होता है उसके पास शेप होता है और वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पास वॉल्यूम तो होता है, शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में लोगे आप, उस कंटेनर का शेप गेन कर लेगा। ध्यान से सुनो, सॉलिड में क्या होता है? शेप भी होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता लिक्विड में। और गैस में दोनों ही फिक्स नहीं होते, ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में आप रख दोगे उतना वॉल्यूम कहलाने लगेगा गैस। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। तो शेप जो है वो केवल सॉलिड में होता है। शेप केवल किसका चेंज हो सकता है? सॉलिड का। इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेन केवल किसमें होती है? सॉलिड में। तो ये बच्चों मैंने आपको स्ट्रेन बताया। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेस।